Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video we are going to see top 50 MCQs on research methodology subject, ताकि आप सभी की काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएगी एंड वाकई में आप सभी के काफ़ी सारे जो MCQs है वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है. बिकॉज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में द पेपर 1 इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके लिए 50% मार्क्स है. एंड अगर आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आप सभी को 50% मार्क्स हासिल करने हैं. एंड दैट्स वाई विद दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी लोग 50% मार्क्स क्वालिफाई करके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो. सो इन दिस पर्टिकुलर कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलते हैं. ऐसे हमारे पास ओवरऑल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है. ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिवीजन PDF मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको. आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% MCQs इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. फाइन. सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है. सो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप कोर्स को परचेस कीजिए बिकॉज ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% गारंटी देती है कि विद दिस कोर्स आप सभी लोग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को तो क्वालिफाई करोगे ही, बट विद अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी लोग इंटरव्यू सेशंस को भी क्वालिफाई करते हो. ओके, सो अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं देन वो भी आप ऐप पे जाके देख सकते हो. ओके, फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन. Now the question 1 is content analysis uses which of the below methods. Okay, so students, content analysis ये एक टेक्निक है. So ये पर्टिकुलर टेक्निक इनमें से कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करती है? सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने कई बार देखा है कि कंटेंट एनालिसिस दिस इज अ स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ डेटा एनालिसिस. ओके, एंड इस पर्टिकुलर एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल हम सभी लोग एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में करते हैं. सो इन द कंटेंट एनालिसिस एग्जैक्टली आप लोग जो इंफॉर्मेशन आपके पास होती है ओके उसमें जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं ओके उसका आप सभी लोग एनालिसिस करते हो और आप मीनिंग्स जानने की कोशिश करते हो. आप डेटा को कैटेगराइज भी करते हो. सो विद द हेल्प ऑफ कंटेंट एनालिसिस स्पेसिफिकली आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप काउंटिंग भी कर सकते हो एंड एज वेल आप डेटा को क्लासीफाई भी कर सकते हो. सो दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज. मतलब ये सारे मेथड्स का इस्तेमाल आप सभी लोग कंटेंट एनालिसिस टेक्निक में करते हो. फाइन. नेक्स्ट इज taking the idea that the more jealous someone is the more likely there are to be violent. What would be the correct hypothesis? Okay, so students, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर आइडिया दिया है. So what is that idea? So ये आइडिया ये है कि अगर कोई आदमी जेलस होता है देन जेलस होने के कारण वो उतना ही ज़्यादा वायलेंट भी होता है. सो ये पर्टिकुलर आइडिया आपको दी है एंड बेस्ड ऑन दिस आइडिया हमें ये देखना है कि व्हाट इज द करेक्ट हाइपोथेसिस. सो लेट अस सी द ऑप्शंस. ग्रेटर लेवल्स ऑफ जेलसी आर विल बी एसोसिएटेड विथ लोअर लेवल्स ऑफ वायलेंट बिहेवियर. मतलब जितनी जेलसी की लेवल ज़्यादा होती है उतना ही वायलेंट बिहेवियर कम होता है. जेलसी इज पॉजिटिवली लिंक्ड विथ वायलेंट बिहेवियर, यानी कि जेलसी ये वायलेंट बिहेवियर के साथ पॉजिटिवली लिंक्ड है, यानी कि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है. पीपल विथ मोर वायलेंट बिहेवियर आर लाइकली टू बी लेस जेलस दैन इंडिविजुअल्स हु आर लेस वायलेंट. सो इसका मतलब ये है कि अगर लोग ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर होते हैं देन उसमें और उनमें जेलस बहुत कम होता है और उनके बीच में जेलसी बहुत कम होती है. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेकेंड, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मोर जेलसी
more violent, यानी कि इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. That's why here the correct answer is second, that is jealousy is positively linked with violent behavior. Okay. Next is, which one of the following is the best way to test a hypothesis according to the hypothetico-deductive method? Okay, so students, आपको hypothetico-deductive method का इस्तेमाल करके hypothesis को टेस्ट करना है. Okay, that's why इनमें से कौन सा बेस्ट तरीका है hypothesis को टेस्ट करने का? So by rejecting the hypothesis, by finding evidence which supports the hypothesis, by repeating a study looking for consistency in outcomes, by looking for instances where the hypothesis fails. So students, हमने ये भी देखा है कि what is hypothetico deductive method. So यहाँ पे दो शब्द है, यानी कि hypothesis and deductive. So hypothesis यानी कि in this particular method आप hypothesis को formulate करते हो. And what is deductive method? So specifically within the deductive method आप सभी लोग exactly क्या करते हो? You use the existing theory. ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट थियरी आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करके उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो. दैट इज नथिंग बट द डिडक्टिव मेथड. एंड यहाँ पे देखो पहले से ही हाइपोथेसिस है, सो यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर गोइंग टू ओनली टेस्ट द हाइपोथेसिस. ओके, एंड दैट्स वाई अगर आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है देन ऑब्वियसली यू हैव टू लुक फॉर इंस्टेंसेस वेयर द हाइपोथेसिस फेल्स. मतलब जहाँ पे हाइपोथेसिस फेल होता है वो इंस्टेंसेस और वो सिचुएशंस आपको देख के बाद में आपको हाइपोथेसिस को फिर से टेस्ट करना है. ओके, बाय यूजिंग दिस मेथड. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंपैरेटिव मेथड. देखो कंपैरेटिव मेथड क्या है? अ वे ऑफ डिसाइडिंग विच पार्टिसिपेंट्स गेट द हाईएस्ट स्कोर्स, अ वे ऑफ कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ सेवरल डिफरेंट स्टडीज, a way of contrasting the findings of two different studies, making comparisons between the findings from two or more different groups in a study. So students, the correct answer is 4. Comparative method जो है इसका इस्तेमाल हम सभी लोग दो या फिर उससे भी ज़्यादा different groups in a study को स्टडी करने के लिए करते हैं. और बेसिकली यू डू द कंपैरिजन्स बिटवीन द फाइंडिंग्स फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट ग्रुप्स इन अ स्टडी. सो यहाँ पे ये आंसर सही नहीं है बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. अ वे ऑफ कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ सेवरल डिफरेंट स्टडीज. नो, स्पेसिफिकली आप ग्रुप्स को कंपेयर करते हो, स्टडीज को कंपेयर नहीं करते हो. सो इन अ पर्टिकुलर और इन अ स्पेसिफिक वन स्टडी इटसेल्फ काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं एंड बेसिकली यू कंपेयर द फाइंडिंग्स ऑफ द ग्रुप्स. All of you understood, and that's why here the correct answer is 4. Which of the following is true of the hypothetico deductive method? Okay, so students, ये तो हमने देखा कि what is hypothetico deductive method in this video. Now यहाँ पे हमें इसके बारे में सही ऑप्शन चूज करना है. It encourages the development of specific hypothesis based on empirically derived theories. It encourages the use of exploratory studies. It is the basis for testing for statistical significance. It is a computer problem to help researchers to improve the quality of their hypothesis. So students, the correct answer is 1. Because देखो within the hypothetico deductive method specifically आपको तो hypothesis वैसे भी formulate करना है and after formulating the hypothesis you test the hypothesis. So for this testing criteria you need a proper reference or you need a proper evidence. एंड इस पर्टिकुलर एविडेंस को रिसर्च मेथोडोलॉजी के लैंग्वेज में कहा जाता है एम्पिरिकली डिराइव्ड थियरीज और एम्पिरिकल थिंग्स. ओके, दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1 कि अगर आप इस मेथड को इस्तेमाल करते हो देन बेसिकली ये आपको एनकरेज करते हैं ताकि आप स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को डेवलप कर सके बेस्ड ऑन एम्पिरिकली डिराइव्ड थियरीज. बिकॉज डिडक्टिव मेथड में एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग थियरी के ऊपर आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो एंड बाद में आप एविडेंस के आधार पर उनको टेस्ट करते हो. ओके, दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1.
what is the name for a variable which is measured using two different values. ओके सो स्टूडेंट्स वेरिएबल के नेम्स भी होते हैं और यू कैन सी कि टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के कि डिपेंडिंग अपॉन कि कितने सारे वैल्यूज से आप उसको मेजर कर सकते हो. सो हमारे पास ऑप्शन है बाइनरी, डाइकोटॉमस, देन बाइनोमियल, ऑल ऑफ दीज. सो स्टूडेंट्स अगर किसी भी वेरिएबल को आप दो डिफरेंट वैल्यूज से मेजर कर सकते हो देन उसे कहा जाता है बाइनरी, उसे कहा जाता है डाइकोटॉमस, उसे कहा जाता है बाइनोमियल. बिकॉज ये तीनों भी ऑप्शंस का मतलब दो है, टू. दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4. सो अगर आप एक ही वैल्यू से वेरिएबल को मेजर कर सकते हो देन इट इज कॉल्ड एज द यूनिवेरिएट. एंड एज वेल वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल हियर दैट कि यहाँ पे एक वर्ड है बाइवेरिएट, ओके, विच इज मिसिंग ओवर हियर. सो बाइवेरिएट भी आप ऐसे वेरिएबल को बोल सकते हैं विच इज मेजर्ड यूजिंग टू डिफरेंट वैल्यूज. ओके, नेक्स्ट इज a cross-sectional study is carried out to examine whether Navy personnel of a higher rank have more positive coping skills than those of a lower rank. Which of the following statement is true of this study? Okay, आपको एक particular statement दिया है कि यहाँ पे what is the statement कि आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी किया है ताकि आप लोग एग्जामाइन कर सके कि वेदर नेवी पर्सनल ऑफ अ हायर रैंक, मतलब एक नेवी पर्सनल है जिसका रैंक बहुत ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा पॉजिटिव कॉपिंग स्किल्स है या नहीं दैन दोज ऑफ अ लोअर रैंक्ड नेवी पर्सनल. So let us see different options here. The independent variable is copying and the dependent variable is low rank. The independent variable is rank and the dependent variable is copying skills. The independent variable is copying and the dependent variable is high rank. Neither variable is dependent as the researcher cannot manipulate them. So students, the correct answer for this is second, because यहाँ पे independent variable ये rank है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है कॉपिंग स्किल्स. बिकॉज देखो यहाँ पे आप क्या एग्जामाइन करना चाहते हो, यू आर गोइंग टू एग्जामाइन वेदर नेवी पर्सनल ऑफ अ हायर रैंक हैव मोर पॉजिटिव कॉपिंग स्किल्स. मतलब अगर रैंक हायर है देन उसके कॉपिंग स्किल्स भी ज़्यादा है, यानी कि कॉपिंग स्किल्स आर डिपेंड अपॉन द रैंक एंड दैट्स वाई यहाँ पे कॉपिंग स्किल्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंड अल्टीमेटली रैंक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. सो आप रैंक को मैनिपुलेट करके देख सकते हो कि व्हाट आर द वैल्यूज विल बी ऑफ कॉपिंग स्किल्स. ओके, दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स. सो देखो वेरिएबल्स की जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आई है, हैज़ ऑलवेज बीन यूज्ड इन साइकोलॉजी, is derived from statistics, is derived from biology, is derived from physics. So students, the correct answer is second, that is it is derived from statistics. देखो वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वेरिएबल्स यानी कि ऐसी एंटाइटी जिसको आप मेजर कर सकते हो एंड एज वेल ऐसी एंटाइटी जिसके वैल्यूज भी कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं एंड दैट्स वाई वेरिएबल्स यू नो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सिमिलर. देखो इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा सिमिलर है. नॉमिनल रेशो एंड इंटरवल डेटा, nominal and ratio data, nominal ordinal and ratio data, ordinal interval and ratio data. So students, the correct answer for this is 4, because ये तो हमने पहले भी देखा था. देखो नॉमिनल डेटा यानी कि ऐसा डेटा जिसको आप सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हो. ओके, देन ऑर्डिनल डेटा यानी कि ऐसा डेटा जिसको आप कैटेगराइज करने के बाद उनको आप ऑर्डर्स दे सकते हो और यू कैन से कि आप उनको रैंकिंग्स देके उनको ऑर्डरली मैनर में यू नो लगा सकते हो. व्हाट इज इंटरवल डेटा, ऐसा डेटा जिसको आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो एंड एज वेल उनको आप एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में लगा सकते हो. रेशो डेटा, सो दिस इज द डेटा जिसको एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू होती है, इट हैज़ अ एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू एंड बेसिकली दिस इज अ क्वांटिटेटिव डेटा.
ओके, सो इसमें सिर्फ नॉमिनल डेटा ऐसा है विच कुड बी ओनली कैटेगराइज, बट बाकी के सभी जो डेटा है विच हैव मोर ऑप्शंस टू डील विथ, राइट. एंड इंटरवल एंड रेशो डेटा वैसे भी ये तो क्वांटिटेटिव डेटा है. ऑर्डिनल डेटा इतना भी क्वांटिटेटिव नहीं है, बेसिकली दिस इज क्वालिटेटिव. बट वन मोर थिंग ओवर हियर इज दैट कि आप इसको रैंकिंग्स देके रैंक्ड ऑर्डर में इनको लगा सकते हो, बट नॉमिनल स्केल में आप वो भी नहीं कर सकते, यू कांट डू इट. दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4. Next is a mediator variable is. So students, what is the mediator variable? So first option is another name for the dependent variable, another name for the independent variable, responsible for the relationship between two other variables, all of the above. So students, the correct answer for this is third. It is responsible for the relationship between two other variables. देखो mediator का मतलब क्या होता है कि mediator यानी कि this is a connector between two things, right? And variable है, that's why it's a variable जो दूसरे दो variables को connect करता है, और it is responsible for making a relationship between other two variables. Okay? Complete the following sentence. All else being equal, it is more likely results will be statistically significant if. So यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है एंड आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है. सो ऑल एल्स बीइंग इक्वल मतलब बाकी के सब चीज़ें इक्वल है, एंड इट इज़ मोर लाइकली रिजल्ट्स विल बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफ. सो लाइकलीनेस बहुत ज़्यादा है कि रिजल्ट्स ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगे जब you use random sampling, you have a representative sample, you have a larger sample, all of these. So students, the correct answer is third, you have a larger sample. देखो हमने ये भी कितनी बार देखा है कि जितनी सैम्पल साइज ज़्यादा होती है उतना एरर भी कम हो जाता है. ओके, एंड दैट्स वाई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं. Okay, that's why here the correct answer is third. When is a single case experimental study the most useful? देखो सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल स्टडी ये हम सभी लोग कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और what is the usefulness of it? When you are studying yourself, when research requires a substantial sample to be worthwhile और इफ़ेक्टिव. जब भी रिसर्च को ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी सैम्पल ज़्यादा वर्थवाइल होना चाहिए या फिर इफ़ेक्टिव होना चाहिए. व्हेन अ पार्टिसिपेंट हैज़ अ रेयर कंडीशन, जब भी पार्टिसिपेंट की जो कंडीशन है वो काफ़ी रेयर है. व्हेन स्टडिंग बिहेवियर चेंज, जब भी स्टडी का बिहेवियर चेंज होता है. So students, the correct answer for this is 3, that is third, when a participant has a rare condition. ओके, बिकॉज इट्स अ सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल स्टडी. सिंगल केस का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक ही केस को और एक ही पर्सन को और इंडिविजुअल को आप यहाँ पे स्टडी करना चाहते हो, एंड दैट्स वाई ये हम लोग करते हैं जब पार्टिसिपेंट की जो कंडीशन है वो काफ़ी रेयर, यूनिक और स्पेसिफिक होती है. दैट्स वाई दिस आंसर इज करेक्ट. द डिफरेंस बिटवीन अ कन्वीनियंस सैम्पल एंड अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इज. So students, what is the difference between convenience sample and representative sample? The convenience sampling selects participants randomly and a representative sample does not. A convenience sample limits the participants to the population of interest. The size a representative sample is bigger. The availability a convenience sample is easier for the researcher to approach. So students, the correct answer is 4, because देखो convenience sample यानी कि it is actually the sample जिसको researcher ने conveniently choose किया है. Okay, and that's why the availability यानी कि convenience sample is easier for the researcher to approach, because ये जो sample है वो बहुत ही researcher के लिए convenient है ताकि researcher इसको approach कर सके than the representative sample. and देखो दोनों भी samples यानी कि convenience and representative sample can be selected randomly. okay,
कैन बी सिलेक्टेड रैंडमली, ऐसा नहीं है. एंड मोस्टली एक्चुअली क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है वो एक्चुअली हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं. बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस कन्वीनियंस सैंपल जो होता है वो आप नॉन रैंडमली सिलेक्ट करते हैं. बट ऐसा कुछ है नहीं. इनफैक्ट कन्वीनियंस सैंपल भी हम लोग रैंडमली चूज कर सकते हैं, ऐसा है नहीं, बट इन द रेयर केसेस. ओके, अ कन्वीनियंस सैंपल लिमिट्स द पार्टिसिपेंट्स टू द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. नो, ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट करेक्ट. एंड एज वेल ये तो नहीं है. ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है तो साइज बिगर है एंड कन्वीनियंस सैंपल है तो साइज लेस है, ऐसा भी नहीं है. दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4. A study is conducted in which participants are recruited from local sixth form colleges in the northeast of the UK. Okay? So एक स्टडी किया है रिसर्चर ने जहाँ पे उसने जो पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट किए हैं वो जो पार्टिसिपेंट्स है दोज आर एक्चुअली फ्रॉम लोकल सिक्स्थ फॉर्म कॉलेजेस इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द यूके. Okay, and the study takes place on Tuesday, so only those in college on that day take part. So basically ये जो study है वो Tuesday को होगा एंड ये जो स्टडी ट्यूसडे को होने वाला है इस पर्टिकुलर स्टडी में ऐसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो उस दिन कॉलेज में होंगे. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ सैंपल इज दिस? A random sample, a convenience sample, a representative sample, or none of these. So students, the correct answer for this is second. Okay, second, because it's a convenience sample. देखो, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर की क्या डिमांड है कि जो लोग कॉलेज में मौजूद है वहाँ पे वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली दिस इज एक्चुअली द कन्वीनियंस सैंपल बिकॉज रिसर्चर अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर रहा है, जो है यहाँ पे वही आ जाओ. सो रिसर्चर को बाकी कुछ चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, रैंडम सैंपल यानी कि आप रैंडमली सैंपल्स को चूज करते हो एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यानी कि ऐसा सैंपल विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, राइट? इन दिस क्वेश्चन ओनली. ओके, दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. Which of the following statements is true of the relationship between sample sizes and effect sizes? देखो, सैम्पल साइजेस एंड इफेक्ट साइजेस में क्या रिलेशनशिप है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द इफेक्ट साइज एंड सैम्पल साइज हैव नो रिलेशनशिप. द बिगर द डिफरेंस द बिगर द सैम्पल साइज, मतलब जितना इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस है उतना ही सैम्पल साइज बढ़ जाएगा. स्मॉलर इफेक्ट साइजेस आर मोर लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट विथ स्मॉलर सैम्पल साइजेस, यानी कि स्मॉलर इफेक्ट साइजेस ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे विथ स्मॉलर सैम्पल साइजेस. द बिगर द इफेक्ट द बिगर द सैम्पल साइज. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1. दैट इज इफेक्ट साइज एंड सैम्पल साइज, इन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. ओके, देयर इज नो रिलेशनशिप बिकॉज सैम्पल साइज यानी कि द साइज और नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ सैम्पल, एंड व्हाट इज इफेक्ट साइज? व्हाट इज दैट? ओके, यानी कि द इफेक्टिव साइज ऑफ द सैंपल. सो देखो, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. देयर इज नो रिलेशनशिप. ओके, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 1. नेक्स्ट इज विच ऑफ द बिलो इज अ ट्रू ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट? देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्च रिपोर्ट के बारे में सही है? A research report gives every last detail of the major and critical aspects of the research process. देखो, रिसर्च रिपोर्ट हमें completely detailed information provide करता है regarding the major aspects in the research process. Okay, a research report presents the stages of the research accurately down to the last detail and in the order in which they occurred. So specifically research report हमें every and each stages of research को accurately detail में बताता है. A research report does not give every last detail but provides a clear synthesis of the major and critical aspects of the research process. So research report exactly हमें सभी detail provide नहीं करता है और last detail provide नहीं करता है, but हमें ये बताता है कि research process को आपने कैसे synthesize किया. An ideal is to include every detail about the research as fully as possible. यानी कि रिसर्च के बारे में सब डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है. So students, the correct answer is what? It is basically the correct answer for this is 1.
Okay, the one is the correct answer, because a research report gives every last detail of the major and critical aspects of the research process. Okay, बेसिकली देखो, एक्चुअली रिसर्च प्रोसेस में जो मेजर एंड क्रिटिकल थिंग्स हुए हैं वही हम लोग रिसर्च रिपोर्ट में बताते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई इट गिव्स यू एवरी लास्ट डिटेल अबाउट ओनली द मेजर एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. बिकॉज देखो थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि डज नॉट गिव एवरी लास्ट डिटेल, बट एग्जैक्टली हमें ये एवरी लास्ट डिटेल देता है about what the major and critical aspects of the research process. Okay, and that's why here the correct answer is 1, not 3, and not 2nd, and not 4th. Okay, which of the following lists presents the sections of a research report in the correct order? देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट के जो सेक्शंस है वो करेक्ट ऑर्डर मैनर में आपको बताए हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज title page, then abstract, title, introduction, method, results, discussion, conclusion, references, appendices. Title page, abstract, title, introduction, then method, then results, then conclusion, then discussion, then references, appendices. Title page, title, abstract, introduction, method, results, discussion, conclusion, references, appendices. Title page, abstract, title, introduction, method, results, discussion, conclusion, appendices and references. So students, the correct answer for this is third, because देखो टाइटल पेज तो पहले आता है, दैट वी नो दैट. देन आफ्टर दैट सबसे पहले रिसर्च रिपोर्ट का जो सेक्शन होता है विच इज अब्स्ट्रैक्ट. देन अब्स्ट्रैक्ट के बाद में फिर से टाइटल क्यों आएगा, राइट? नो 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 वे, राइट? दैट्स वाई ये तो एलिमिनेट हो गया. अगेन यहाँ पे भी वही है, अब्स्ट्रैक्ट देन टाइटल, सो ये भी एलिमिनेट हो गया. अगेन हियर द सेम थिंग, सो ये भी एलिमिनेट हो गया. दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 3, विच इज द रिमेनिंग आंसर, remaining option. That's why here the correct answer is 3. पहले title page आएगा, after that your title, then abstract, then introduction, then method, then results, discussion, conclusion, references and appendices. Okay, next is what benefit is served by using subheadings. देखो subheadings का benefit क्या है? दे कीप द मटेरियल इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, मतलब वो मटेरियल को मीनिंगफुल ऑर्डर में रखता है. दे कीप द मटेरियल इन अ लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि लॉजिकल ऑर्डर में रखता है. दे कीप द मटेरियल रिलेटेड टू द मेजर थीम ऑफ द रिपोर्ट एंड ऑल ऑफ दीज. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट 4, ऑल ऑफ दीज. देखो सब हेडिंग्स यानी कि टाइटल के बाद में जो हेडिंग्स आते हैं वो, और जैसे कि देखो इंट्रोडक्शन इज द सब हेडिंग, देन टाइटल, ओके, और सब टाइटल इज द सब हेडिंग. ओके, मतलब जो 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 आपका मेन हेडिंग होता है उसके बाद में जितने भी सारे हेडिंग्स आते हैं विच इज़ नथिंग बट योर सब हेडिंग्स. एंड दैट्स वाई ये आपके मटेरियल को मीनिंगफुल ऑर्डर में रखता है, ये आपके मटेरियल को लॉजिकल ऑर्डर में रखता है, एंड एज वेल ये आपके मटेरियल को रिपोर्ट के मेजर थीम के साथ भी रखता है. ओके, दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4. नेक्स्ट इज व्हाट डज द रिजल्ट सेक्शन हाईलाइट. देखो रिजल्ट सेक्शन हमें क्या हाईलाइट करता है? साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स, यानी कि स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स का साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, द सक्सेस ऑफ द स्टडी, आउटकम ऑफ डेटा एनालिसिस, ऑल ऑफ दिस. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज आउटकम ऑफ डेटा एनालिसिस. बिकॉज जो आपने डेटा एनालिसिस किया है आपके रिसर्च में, आफ्टर दैट अल्टीमेटली यू गेट द फाइनल रिजल्ट्स. सो दिस इज नथिंग बट द रिजल्ट सेक्शन हाईलाइट. ओके, मतलब डेटा एनालिसिस का आउटकम और डेटा एनालिसिस का रिजल्ट आपको क्या मिला है, दैट्स इट. एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज थर्ड. व्हेन वुड यू राइट एन अब्स्ट्रैक्ट, मतलब आप अब्स्ट्रैक्ट कब राइट करोगे? वंस यू आर अवेयर ऑफ द रिजल्ट्स, आफ्टर द इंट्रोडक्शन एंड मेथड सेक्शंस आर कंप्लीटेड, before the introduction and after the title, after the main body of the report has been drafted. So students, the correct answer is 4th. देखो जब भी मैंने थियोरी और सेक्शन लिया था रिगार्डिंग अब्स्ट्रैक्ट, देन उसमें मैंने आप सभी को बता दिया था कि 2 अब्स्ट्रैक्ट पार्ट आप सबसे पहले लिखते हो एट द फर्स्ट, ओके, इन द रिसर्च रिपोर्ट. बट आप अब्स्ट्रैक्ट
कब लिखोगे, आफ्टर आपका सब रिपोर्ट का जो ड्राफ्ट है वो पूरा हो जाए, उसके बाद आप अब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, बिकॉज अब्स्ट्रैक्ट इज द शॉर्ट समरी ऑफ योर होल रिसर्च रिपोर्ट, एंड दैट्स वाई आपको पहले आपका पूरा रिसर्च रिपोर्ट का ड्राफ्ट पहले बनाना है, एंड देन आफ्टर दैट राइट द अब्स्ट्रैक्ट. ओके, दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4. The writing of research reports is best regarded as, okay, an unnecessary chore, मतलब ये एक अनावश्यक काम है, just like writing an essay, a skill, something that most students find easy. So students, the correct answer is 3. देखो, रिसर्च का रिपोर्ट लिखना ये भी एक स्किल होती है, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड एज वेल आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिकली रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, और यू कैन से कि साइंटिफिकली आप रिसर्च रिपोर्ट को कैसे लिख सकते हो, राइट, एंड बेसिकली दैट्स व्हाई इट्स अ स्किल. Normally, where in a research report are the hypotheses justified to the reader? So research report में किस जगह पे आप रीडर को hypothesis justify करते हो? None of these in the introduction, in the conclusions, in the discussion. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज इंट्रोडक्शन. देखो, इंट्रोडक्शन ये जो पार्ट है रिसर्च रिपोर्ट का, वहाँ पे आप एग्जैक्टली रिसर्च की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हो, एंड एज वेल ये पर्टिकुलर सेक्शन देखने के बाद और रीड करने के बाद रीडर को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है, एंड एज वेल इस पर्टिकुलर सेक्शन को रीड करने के बाद रीडर सोचता है कि वेदर ही वांट्स टू रीड द होल आर्टिकल और नॉट, एंड दैट्स व्हाई मोस्टली हाइपोथेसिस जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज जस्टिफाइड और डिस्क्राइब्ड इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन इटसेल्फ. ओके, what are the important features of a table or a diagram included in a research report? So जब भी आप research report में table and diagram ये सब चीज़ें अगर include करते हो, then इन सब features का importance क्या है? That it should be readily understood and available, यानी कि डेटा जो है वो रेडिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम लोग, दैट्स वाई, एंड एज वेल इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. इट शुड बी कलरफुल, दैट इट इज ईजी टू मेक, एंड दैट इट इज क्रिएटेड यूजिंग SPSS. सो स्टूडेंट्स, SPSS इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, राइट. सो ये तो हमने कई बार देखा है. बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, ओके, फॉर डेटा एनालिसिस, राइट. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज 1. सो दैट इट शुड बी रेडिली अंडरस्टूड एंड हेल्पफुल, दैट्स व्हाई वी यूज द टेबल और डायग्राम इन द रिसर्च रिपोर्ट, ताकि हम लोग डेटा को डिस्क्राइब कर सके. Why are the references included in a research report? देखो, हम लोग रिसर्च रिपोर्ट में और रिसर्च प्रोजेक्ट में रेफरेंसेस ये सेक्शन क्यों इंक्लूड करते हैं? इट इज courtesy to the authors of the works that you have read to fully identify the source of information and ideas discussed in the report so that others may check for themselves, to impress lecturers, to keep a record of everything that you have read in the writing the report. So students, the correct answer for this is second, ताकि रीडर्स को पता चल सके कि रिसर्चर ने कितने सारे सोर्सेस को इस्तेमाल किया है जब भी उसने रिसर्च किया, एंड एज वेल बाकी लोगों को और रीडर्स को ये सोर्सेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ताकि वो चेक कर सके बाय देमसेल्व्स, एंड एज वेल फर्दर रिसर्च के लिए भी रेफरेंसेस बहुत काम आते हैं, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. विच इज प्रोबेबली द बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग? देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन और स्टेटमेंट ऐसा है जो बेस्ट है? We decided that the easiest way to get the research completed was to give out the questionnaires during the lecture. So हमने डिसाइड किया कि easiest way
टू गेट रिसर्च कंप्लीटेड इज दैट कि हमें क्वेश्चनियर्स लेक्चर में ही देने चाहिए. The questionnaires were distributed at the end of an introductory lecture of psychology. यानी कि questionnaires introductory lecture के बाद distribute किए गए. Participants were given questionnaires for completion. So participants को questionnaires दिए ताकि वो completion कर सके. We distribute the questionnaires to the participants at the end of an introductory lecture in psychology. देखो ये particular sentence present tense में है and ये sentence past tense में है. So the best here is second, because यहाँ पे हम सभी लोग जो बीती हुई बात है उसके बारे में देख रहे हैं, not the present thing. Okay, that's why the correct answer is second. कि देखो questionnaires को इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन साइकोलॉजी ओके खत्म होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया था. देखो लेक्चर में तो नहीं कर सकते एंड एज वेल कंप्लीशन के लिए भी क्वेश्चनियर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. ओके, नाउ हियर आपको पूछा है विच ऑफ द बिलो आर द 5 जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द एपीए. यानी कि इनमें से कौन से 5 ethical principles है of the APA. Okay, so students, APA is nothing but American Psychological Association. Okay, जो कि हमने पहले भी देखा था कि what is APA referencing style, right? So APA is basically it is an association जिसके 5 general ethical principles भी होते हैं, वो आपको यहाँ पे पूछे हैं. So let us see the different options. Beneficence and non-maleficence, fidelity and responsibility, integrity, justice and respect. Second option is beneficence and non-maleficence, fidelity and trustworthiness, credibility, justice, respect. Beneficence and non-maleficence, fidelity and trustworthiness, credibility, justice, patriotic. Beneficence and non-maleficence, conformity and trustworthiness, credibility, integrity and loyal. So students, the correct answer is 1. देखो 5 जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द एपीए आर बेनिफिसेंस यानी कि उपकार करना और उपकार, नॉन मैलिफिसेंस यानी कि कोई भी हार्म आपको नहीं करना है पार्टिसिपेंट्स को, देन फाइडलिटी आपकी निष्ठा आपके जॉब के ऊपर, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी यानी कि सब चीजें कंटिन्यूअसली होना, ओके, और अखंडता, जस्टिस न्याय एंड रिस्पेक्ट आदर करना. ओके, so these are the basic 5 general ethical principles of the APA. Okay, next is what is the purpose of informed consent. देखो informed consent का purpose क्या होता है. So let us see different options. In order that the participant can make an informed choice about their participation and not undertake to do something which they may otherwise have declined to do. ओके, मतलब पार्टिसिपेंट्स अगर चाहते हैं कि यस मुझे पार्टिसिपेट करना है स्टडी में, सो दे विल पार्टिसिपेट. ओके फाइन, एंड अगर उनको नहीं लगता है देन यस दे कैन डिक्लाइन टू द पार्टिसिपेट. To ensure that participants are not lied to about the time commitment involved in their participation. यानी कि पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ यानी कि रिसर्चर के साथ झूठ नहीं बोलते हैं. ओके, रिगार्डिंग द टाइम कमिटमेंट, ये हमें एक्चुअली एंश्योर करना है. ओके, विच इज द पर्पस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ऐसा इस पर्टिकुलर ऑप्शन में बोला है. To make sure that participants know exactly what to expect from the research and to communicate their right to withdraw at any stage. यानी कि ये हम लोग ये भी ensure करते हैं कि participants को पता है कि उनके साथ research में क्या होने वाला है, and as well वो हमारे साथ इस बात के लिए भी communicate कर सकते हैं कि उनको किस stage में withdraw करना है from the research. And the fourth option is all of these. So students, the correct answer is 4. देखो informed consent का मतलब होता है कि participants को हमें सब information provide करनी चाहिए कि उनके साथ क्या treatment हम लोग provide करने वाले हैं in the research. After the treatment उनको क्या
इफेक्ट होगा, एज वेल टाइम कमिटमेंट क्या है, वो सब चीज़ें एक्चुअली वी इन्फॉर्म टू द पार्टिसिपेंट्स, एंड आफ्टर दैट पार्टिसिपेंट्स हमें अग्री करते हैं कि वेदर दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी और नॉट. Okay, so these are all the purposes of informed consent. Okay, that's why here the correct answer is 4. What should happen if a participant withdraws from your research? Okay, जब भी पार्टिसिपेंट रिसर्च से विड्रॉ करता है देन उस वक्त क्या होना चाहिए? Contact the participant for a follow-up interview to see why they want to withdraw from the study. ओके, सो हमें पार्टिसिपेंट्स को कांटेक्ट करना चाहिए एंड उनको पूछना चाहिए कि व्हाई दे वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द स्टडी. इफ यू हैव ऑलरेडी एनालाइज द डेटा, कीप द पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन इन द स्टडी. अगर आपने पहले से ही डेटा को एनालाइज किया है देन आपको पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन अपने स्टडी में रखनी है. All information contributed by that participant up to that date should be destroyed or turned over to the participant for their disposal. मतलब जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली है फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स वो सब इंफॉर्मेशन आपको डिस्ट्रॉय करनी चाहिए या फिर आपको पार्टिसिपेंट्स को फिर से वापस देनी चाहिए फॉर इट्स डिस्पोजल एंड ऑल ऑफ दिस. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज 3. देखो पार्टिसिपेंट ने तो विड्रॉ किया है रिसर्च से, ओके राइट, एंड दैट्स वाई आप उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो आप यूज नहीं कर सकते हो फॉर योर फर्दर रिसर्च. एंड इन दिस केस आपको पार्टिसिपेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो इधर डिस्ट्रॉय करनी चाहिए या फिर आपको पार्टिसिपेंट्स को वो इंफॉर्मेशन वापस करके उनको बोलना चाहिए कि यू डिस्पोज इट. Okay, that's why here the correct answer is 3. In certain circumstances, other researchers may request your data set for verification. In which situations would you have to refuse their access? देखो कई situations ऐसे होते हैं कि जिसमें other researchers जो होते हैं वो आपको data मंगाते हैं ताकि वो verification कर सके. ओके, सो इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहां पे आपको उनको एक्सेस देने में रिफ्यूज करना चाहिए और डिनाई करना चाहिए? सो यू हैव द डिफरेंट ऑप्शंस. इफ द पार्टिसिपेंट्स हैव गॉट साइंड अ डिस्क्लेमर and if another party have proprietary rights over the data which prevent its release. Okay, सो अगर पार्टिसिपेंट्स ने डिस्क्लेमर को साइन नहीं किया है एंड एज वेल जो अनदर पार्टी है उसके पास वो सारे राइट्स है ओवर द डेटा, ओके, एंड दैट्स व्हाई आप डेटा को रिलीज नहीं कर सकते हो. इफ द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कैनॉट बी अश्योर्ड एंड इफ अनदर पार्टी हैव प्रोप्रिएटरी राइट्स ओवर द डेटा विच प्रिवेंट्स इट्स रिलीज. ओके, अगर पार्टिसिपेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी अश्योर नहीं की गई है एंड एज वेल अनदर पार्टी को वो सारे राइट्स है ऑन द डेटा, ओके, जिसकी वजह से आप डेटा को रिलीज नहीं कर सकते हो. if the confidentiality of the participants cannot be assured and if you intend to use the data in a follow-up study. If the confidentiality of the participants cannot be assured and if another party has already requested the data at an earlier time. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. देखो अगर पार्टिसिपेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी अश्योर नहीं की गई है एंड एज वेल जो अनदर पार्टी है उनके पास प्रोप्रिएटरी राइट्स है ओवर द डेटा एंड दैट्स वाई आप डेटा को रिलीज नहीं कर सकते हो, यू प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम इट्स रिलीज. सो इस सिचुएशन में आप डिनाई करोगे दैट पर्टिकुलर रिसर्चर, ओके, फॉर एक्सेसिंग योर डेटा, okay, for the verification. Okay, that's why here the correct answer is second. Next is, what is a major ethical drawback of offering financial incentive for participation? Okay, कई सारे रिसर्च टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रिसर्चर खुद पार्टिसिपेंट्स को किसी ना किसी प्रकार का फिनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करता है जब भी वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं. सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन का एथिकल ड्रॉबैक क्या हो सकता है? So you have the options. It may mean that people who are wealthy are less likely to participate. It can be coercive, यानी कि यहाँ पे जबरदस्ती हो सकती है, यानी कि आप फोर्सफुली पार्टिसिपेंट्स को बताते हो कि यस आप
मेरे रिसर्च में पार्टिसिपेट करो, उसके लिए मैं आपको फिनेंशियल इंसेंटिव देना चाहती हूँ. It can be expensive, none of these. So students, the correct answer is second, that is it can be cursive. Because देखो, आप अगर ऐसा बोलते हो कि yes, I will give you financial incentive for your participation, okay, then इसका दूसरा मतलब यही निकलता है कि रिसर्चर फोर्सफुली पार्टिसिपेंट्स को स्टडी के लिए इन्वॉल्व करना चाहता है. सो दिस कुड बी अ मेजर एथिकल ड्रॉबैक फॉर दिस, राइट, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज सेकंड. नेक्स्ट इज द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हैज द पोटेंशियल टू रिवील कॉजेलिटी, बट हाउ इज दिस अचीव्ड. देखो, हम सभी लोग लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं. सो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का एक पोटेंशियल ये होता है कि हम सभी लोग कॉजेलिटी को रिवील कर सकते हैं. सो व्हाट डज इट मीन? कॉजेलिटी को रिवील करना यानी कि बेसिकली यू फाइंड आउट द कॉजेस, ओके, ऑफ द situation or the causes of the any kind of event. Basically you find out the cause and effect relationship between the variables. Okay, so ये आप actually कैसे achieve करते हो? So you have the different options. By the control of all other variables other than the independent variable, यानी कि आप बाकी के सारे variables को control करोगे, okay, than independent variable. By the manipulation of one or more independent variables and the measurement of the effects of this manipulation of one or more dependent variables. By random assignment of participants to different conditions or different orders in which the conditions are fun and all of these. So students, the correct answer is 4. By the control of all other variables other than the independent variable. So इसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज आप चेंज करोगे, बट बाकी अदर वेरिएबल्स की वैल्यू आप वैसे ही रखोगे. सो इसका मतलब ये होता है. सो ये आप कर सकते हो. एज वेल यू कैन मैनिपुलेट वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसा होता है वो भी आप चेक कर सकते हो. एंड एज वेल आप पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली चूज कर सकते हो for your research. So all of these things you can do जब भी आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ताकि आप कॉजेलिटी को रिवील कर सके. ओके, one reason why it is important to distinguish between the two major sorts of research design is because, so इसके पीछे एक important reason क्या है कि हम क्यों exactly दो research designs को डिस्टिंग्विश करते, मतलब यू कैन से कि कॉन्ट्रास्ट करते. ओके, सो दे यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल टेस्ट. कॉज एंड इफेक्ट इज मोर लाइकली टू बी इम्प्लाइड फ्रॉम द बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन. द विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन इज मोर लाइकली टू फाइंड डिफरेंसेस इन योर स्टडी. Because the within subjects design requires fewer participants and therefore with less data the results are less significant. So students, the correct answer for this is 1. देखो यहाँ पे आपको two major sorts of research design बोला है. So for example you can say कि I have two types of research designs. पहला है qualitative research design and the second one is quantitative research design. Okay, so why we differentiate those two? Because इनके जो analysis methods है और इनके जो statistical methods है ये काफ़ी different है. That's why हम इनको distinguish करते हैं. That's why हम research designs बनाते हैं. So this is the most important reason behind this. Okay, and that's why here the correct answer is 1. एंड देखो, बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन यानी कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच का डिजाइन. ओके, मतलब ये एक सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है एंड फॉर एग्जांपल बायोलॉजी सब्जेक्ट है. सो बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक डिजाइन एंड मैथमेटिक्स का एक डिजाइन, दैट इज कॉल्ड एज बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन. ओके, एंड विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन यानी कि एक ही सब्जेक्ट में दो डिजाइंस, मतलब जैसे कि मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, सो इसमें दो डिजाइन. Okay, and that's why here the correct answer is 1. Now next is the independent variable refers to. देखो independent variable क्या है?
A variable which serves as the aim of an experiment, the variable which is only used in the control condition, the variable which shows us the effect of the manipulation, the variable being manipulated or varied in some way by the researcher. So देखो बहुत easy question है. So the correct answer is nothing but 4. So देखो independent variable को हम खुद manipulate करते. That's why here the correct answer is 4. In a basic true experiment with only 2 conditions, you are interested in the effects of noise on completing a comprehension task. Okay, so यहाँ पे आप एक experiment करना चाहते हो. ओके जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो जानने में कि नॉइस का इफेक्ट जो है वो क्या होता है ऑन कंप्लीटिंग अ कॉम्प्रिहेंशन टास्क. सो यू डिसाइड टू प्ले अ टेप रिकॉर्डिंग फॉर वेरी लाउड म्यूजिक टू विच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स. सो फॉर डूइंग दिस स्टडी आपने तय किया है कि आप क्या करोगे, एक रिकॉर्डिंग प्ले करोगे लाउड म्यूजिक का. ओके सो ये पर्टिकुलर टेप रिकॉर्डिंग आप किस ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को सुनाओगे. सो दोज पार्टिसिपेंट्स इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, मतलब ऐसे पार्टिसिपेंट्स को जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में है, या फिर दोज पार्टिसिपेंट्स इन अनदर रैंडम ग्रुप, या फिर दोज पार्टिसिपेंट्स इन द कंट्रोल कंडीशन, या फिर नन ऑफ दिस. इट इज अ ट्रिक क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज 1. देखो यहाँ पे आप एग्जैक्टली इंटरेस्टेड हो जानने में कि नॉइस का इफेक्ट क्या होगा ऑन कंप्लीटिंग अ कॉम्प्रिहेंशन टास्क, राइट. सो इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को रख सकते हो एंड उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को आप टेप रिकॉर्डिंग सुनाओगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. बिकॉज जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो उनको ही आप सुनाओगे ना रिकॉर्डिंग. बाकी के लोगों को क्यों सुनाओगे आप, right? And this is nothing but a research itself, right? That's why here the correct answer is 1. Random assignment involves the, देखो random assignment में क्या होता है. First option is using a sample of people that the researcher does not know about. Haphazard choice of assigning participants to a study. देखो haphazard का मतलब होता है कि unsystematic और अनडिटर्मिन्ड, मतलब कोई भी चीज यहाँ पे आपने पहले से ही तय नहीं की है या फिर सिस्टमैटिक नहीं है. यूज ऑफ अ रैंडम प्रोसीजर सो दैट ईच पॉसिबल आउटकम हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. द रिसर्चर सिलेक्टिंग अ टिपिकल पॉपुलेशन और ग्रुप ऑफ पीपल. ओके सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3. यानी कि आप रैंडम प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हो ताकि सभी पार्टिसिपेंट्स के पास इक्वल चांस हो टू बीइंग सिलेक्टेड इन अ स्टडी. ओके रिस्पॉन्स रेट रेफर्स टू व्हाट? द प्रपोर्शन ऑफ पीपल who टेक पार्ट इन अ स्टडी, हाउ बिग अ पॉपुलेशन इज, हाउ वेरिएबल पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्सेज आर, how confident you want to be about your results. So students the correct answer is 1, that is the proportion of people who take part in a study. देखो it's a rate. किसका रेट है? रिस्पॉन्स रेट. यानी कि आपको किस रेट के साथ पार्टिसिपेंट से रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं. सो इसका मतलब ये होता है कि द प्रपोर्शन ऑफ पीपल who take part in a study, मतलब पीपल का कितना प्रपोर्शन है जिन्होंने स्टडी में पार्टिसिपेट किया है, विच इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स रेट. रेट इज नथिंग बट व्हाट? द प्रपोर्शन ऑफ समथिंग. ओके एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. नेक्स्ट इज यूजुअली कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर सेट एट व्हाट फिगर. देखो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल्स यूजुअली इनमें से कौन से परसेंट पे सेट करते हैं. So you have the options 95%, 5%, 55%, 100%. So students confidence intervals are nothing but कि confidence intervals में ऐसे numbers होते हैं which comes between the lower limit and upper limit. Okay, so what is this lower and upper limit?
फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसर्च करना चाहते हो जिसमें काफ़ी सारा डेटा है, सो डेटा में बहुत बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, यहाँ पे बहुत लार्जेस्ट वैल्यू होती है. सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज योर लोअर लिमिट एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज योर अपर लिमिट. सो इन दोनों के बीच में जितने भी वैल्यूज आते हैं विच इज नथिंग बट द कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि दीज वैल्यूज लाई इन योर स्टडी. मतलब इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो सारे डेटा वैल्यूज आपके स्टडी में होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन योर स्टडी एंड दैट्स वाई इसे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कहा जाता है. बिकॉज आप कॉन्फिडेंटली कहते हो कि येस दीज वैल्यूज आर इन माई स्टडी, बिकॉज यहाँ पे आपने लोअर लिमिट सेट किया है एंड अपर लिमिट भी सेट किया है. सो दिस इज नथिंग बट द होल कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड इवेंचुअली आप यूजुअली कॉन्फिडेंस इंटरवल को 95% पे सेट करते हो. ओके, 95%. That's why here the correct answer is 1. Next is the difference between the mean of a researcher's sample and the mean of the population of the sample is known as. देखो ये तो बहुत easy question है कि आपके पास population है and from the population आपने sample को choose किया है and you took the mean of the target population एंड मीन ऑफ द सैम्पल पॉपुलेशन एंड आपने इस पर्टिकुलर मीन को इस पर्टिकुलर मीन को आपने इस पर्टिकुलर मीन से माइनस किया है, डिफरेंस निकाला है. सो व्हाट इज दैट, ऐसा आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है. सो यू हैव द ऑप्शंस कॉन्फिडेंस इंटरवल, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्निफिकेंस लेवल, सैम्पलिंग एरर. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज 4, सैम्पलिंग एरर. बिकॉज इसे सैम्पलिंग एरर कहा जाता है. सैम्पलिंग एरर इज नथिंग बट पॉपुलेशन मीन माइनस सैम्पल मीन. ओके, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सैम्पलिंग एरर. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही है. फर्स्ट इज द सैम्पलिंग एरर बिकम्स प्रोग्रेसिवली लार्जर द लार्जर द सैम्पल साइज. The sampling error is unrelated to the sample size. The sampling error becomes progressively smaller the larger the sample size. The sampling error becomes progressively larger the smaller the sample size. So students, the correct answer for this is 3. देखो जितनी आप large बनाओगे sample size को उतना ही आपका sampling error कम हो जाएगा. Okay, this is the correct answer for this. Okay, fine. What is the confidence interval? देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है ये तो हमने आज ही के सेशन में देखा, बट स्टिल इन द साइंटिफिक वर्ड्स आपको यहाँ पे पूछा है. द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द रेंज बिटवीन दीज कॉन्फिडेंस लिमिट्स विच इज 1.20. The confidence interval is the range between these confidence limits which is 1.40. The confidence interval is the range between these confidence limits which is 1.60. The confidence interval is the range between these confidence limits which is 1.90. So students, the correct answer for this is 3. बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल ये एक रेंज होती है जैसे कि हमने अभी देखा, राइट. सो दिस रेंज बिटवीन दीज कॉन्फिडेंस लिमिट्स. सो वो कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है, 1.60. ओके, दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 3. An interest in qualitative methods has increased in terms of analysis of what. So देखो क्वालिटेटिव मेथड्स में हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है. ओके, इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस ऑफ व्हाट. इंटरेस्ट इन क्वालिटेटिव इज एक्चुअली ऑन द डिक्लाइन. लैंग्वेज बेस्ड डेटा, कैटेगराइजेशंस, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. देखो स्टूडेंट्स, ये जो सारे ऑप्शंस है इनको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि पहला तो ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गया है, बिकॉज आपको यहाँ पे एक्चुअली पूछा है कि क्वालिटेटिव मेथड्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ा है, राइट. सो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा कि इंटरेस्ट इन क्वालिटेटिव इज एक्चुअली ऑन द डिक्लाइन, ये तो नहीं आएगा, राइट.
एज वेल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स नहीं आएगा बिकॉज लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कम्स अंडर क्वांटिटेटिव मेथड्स नॉट क्वालिटेटिव, राइट. सो बचे हुए ऑप्शंस क्या है, कैटेगराइजेशंस एंड लैंग्वेज बेस्ड डेटा. सो देखो फाइनल स्टेटमेंट क्या है और फाइनल वर्ड्स क्या है, एनालिसिस ऑफ. So basically what you do analyze in the research, right? So basically आप क्या analyze करते हो, आप language based data को analyze करोगे, basically आप data को analyze करोगे, right? And that's why here the correct answer is second, language based data. Okay? Qualitative research methods can be thought of as, देखो qualitative research methods क्या है, a stark alternative to quantitative research, methods used to search for the nature of reality, a preliminary stage in the research which can contribute to the development of adequate quantification, parallel with the physical sciences. So students, the correct answer is third. देखो आप सभी याद रखो कि जब भी आपको क्वांटिटेटिव मेथड से रिसर्च करना है तब प्राइमरी स्टेजेस में आप क्वालिटेटिव मेथड्स को ही इस्तेमाल करोगे. सो इन दिस सिचुएशन क्वालिटेटिव मेथड्स विल वर्क एज द प्राइमरी और प्रिलिमिनरी रिसर्च फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आप आगे का क्वांटिटेटिव मेथड डेवलप कर सके और उस पर काम कर सके. सो विच इज नथिंग बट द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 3. देखो इट्स अ प्रिलिमिनरी स्टेज इन द रिसर्च which can contribute to the development of adequate quantification. This is the correct answer for this. Okay, that's why here the correct answer is 3. What is positivism? देखो positivism क्या है? Positivism holds that knowledge is grounded in religion. Positivism is a philosophical position on how we go about obtaining knowledge. Positivism refers to statistics and statistical analysis. Positivism refers to knowledge about the nature of our being in the world as revealed through theoretical philosophizing. Okay, so students, the correct answer is second, that is this one. देखो पॉजिटिविज्म के बारे में हमने कई बार देखा है. बेसिकली पॉजिटिविज्म इज द रिसर्च अप्रोच. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट हैज अ फिलोसॉफिकल पोजीशन, जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि हम नॉलेज को कैसे ऑब्टेन करते हैं. सो बेसिकली पॉजिटिविज्म में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वॉट एवर नॉलेज वी हैव और वॉट एवर द रियलिटी, ओके, दैट रियलिटी इज नथिंग बट कि जो चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एंड उसे जो उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द रियलिटी एंड दिस इज नथिंग बट द नॉलेज. ओके, हाउ वी कैन ऑब्टेन इट. सो दिस इज द philosophical assumption of positivism. That's why here the correct answer is second. Which of the below is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है? In all research, argumentation and the drawing of conclusions is dependent on precise logical sequences and should be precise and coherent, not dependent on emotion. देखो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं, सो इन ऑल द रिसर्च टाइप्स, जब भी हम लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जब भी हम लोग कंक्लूजन्स निकालते हैं, सो ये सब एक्चुअली प्रोसीजर्स हमारे प्रिसाइज लॉजिकल सीक्वेंसेस के ऊपर होती है, मतलब डिपेंड होती है उनके ऊपर. एंड दैट्स वाई हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, वो सब चीज़ें एग्जैक्टली प्रिसाइज होनी चाहिए एंड एज वेल कोहेरेंट होनी चाहिए. कोई भी चीज़ यहाँ पे इमोशन के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए. इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, आर्ग्यूमेंटेशन एंड द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन्स इज डिपेंडेंट ऑन प्रिसाइज लॉजिकल सीक्वेंसेस एंड शुड बी प्रिसाइज एंड कोहेरेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन इमोशन. देखो यहाँ पे वही चीज़ बोली है जो फर्स्ट ऑप्शन में बोली थी, बट यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में एग्जैक्टली बोला है. जैसे कि इन द
फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे सब रिसर्च के बारे में बोला है. The third one is in qualitative research, argumentation and the drawing of conclusions is dependent on precise logical sequences and should be precise and coherent, not dependent on emotion and all of these. So students, the correct answer for this is 1. In all research argumentation, okay, and the drawing of conclusions is dependent on precise logical sequences, okay, and should be precise and coherent, not dependent on emotion. Okay, so basically the correct answer for this is 1, not 4, because आपको लगेगा कि yes, the correct answer is 4, but here the correct statement is 1. Okay, though I know कि second and third statements are as well correct, they are logical, but the best answer from this is first. Okay, why does validity pose a problem for qualitative research? देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च में वैलिडिटी की प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट इज दैट? बिकॉज देयर इजंट एनी क्वांटिटेटिव डेटा ऑन विच टू असेस वैलिडिटी, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा नहीं होता है जिसके ऊपर हम वैलिडिटी को असेस कर सके और वेरीफाई कर सके. बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ वैलिडिटी इम्प्लाइज दैट देयर इज समथिंग फिक्स्ड विच कैन बी मेजर्ड. देखो, वैलिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये होता है कि यू नो देयर इज समथिंग विच इज फिक्स्ड एंड जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, विच हैज़ अ प्रॉपर एक्यूरेसी, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. बिकॉज वैलिडिटी इज ओनली एन इशू इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. देखो, ये तो ऑप्शन ही लॉजिकल नहीं है. बिकॉज द वैलिडिटी ऑफ इंटरव्यूज कैनॉट बी मेजर्ड, ये भी नहीं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेकेंड. देखो, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट कि एक्यूरेसी, राइट, एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ओके, एंड दैट्स वाई जब भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो देन उसमें वैलिडिटी की एक प्रॉब्लम आती है. बिकॉज यू नो मेजरमेंट ऑफ वैलिडिटी जो है विच इम्प्लाइज दैट देयर इज समथिंग फिक्स्ड विच कैन बी मेजर्ड. ओके, बट क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसी कोई भी डेटा नहीं है, डेटा क्वांटिटी नहीं है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसके आधार पर आप वैलिडिटी को असेस कर सकते हो, राइट. सो दिस इज द बेसिक थिंग or the basic issue regarding validity for qualitative research. Okay, that's why here the correct answer is second. Triangulation refers to what? देखो, what is triangulation? First option is triangulation refers to the attempt to dispute prior findings. Okay, so triangulation ये एक attempt है ताकि हम लोग prior findings को dispute कर सके. Okay, triangulation refers to something you use a map and compass for. Triangulation refers to the replication of findings within settings using different methods of data collection or analysis. Triangulation refers to a stage of the literature reviewing process. देखो, यहाँ पे आपको ट्रायंगुलेशन वर्ड दिखाई दे रहा है, सो कई लोगों को लगेगा कि यस दिस इज रिलेवेंट टू मैथमेटिक्स, ओके, बिकॉज ट्रायंगुलेशन है, बट ऐसा नहीं है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी. ओके, एंड दैट्स वाई ट्रायंगुलेशन ये एक रिसर्च मेथड है जिसमें हम सभी लोग मेनी डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड मेनी डेटा एनालिसिस मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सभी लोगों को रिसर्च के रिजल्ट्स एक्यूरेट आ जाए, रिलायबल आ जाए. एंड दैट्स वाई हियर the correct answer is third, that is triangulation refers to the replication of findings within settings using different methods of data collection or analysis. Okay, usually student research is judged using. So देखो, हम सभी लोग स्टूडेंट रिसर्च को कैसे जज करते हैं. इट्स वैल्यू टू प्रैक्टिशनर्स, whether it is worthy of publication, conventional academic criteria such as technique, skill and their contribution to a topic, how much data has been collected,
So students, the correct answer is 3 because this is a student research, right? So if you want to judge the student research, then obviously you can check for ki, writing skills kaisi hai, okay? Then how much academic contribution has been given to a topic. ये सब चीज़ें देख के आप स्टूडेंट रिसर्च को जज कर सकते हो, ओके? व्हाट कुड यू डू टू जनरेट टॉपिक आइडियाज? सो अगर आपको टॉपिक आइडियाज को जनरेट करना है देन उसके लिए आप क्या करोगे? सो हियर टॉपिक आइडियाज आर नथिंग बट द रिसर्च आइडियाज और रिसर्च टॉपिक्स. So you have the options: choose a topic relevant to your intended career, identify some major articles and read through their suggestions for further research, spend a few hours looking through CI, NFO or Web of Science, any of the suggestions or all of the suggestions. So students, the correct answer for this is 4. देखो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो या फिर इनमें से एक भी अगर आप करते हो देन इट इज़ सफिशिएंट टू जनरेट न्यू टॉपिक आइडियाज, ओके? सो देखो वेब ऑफ साइंस और ओके, सिक इन्फो, ओके? सो स्पेसिफिकली दीज आर द concepts relevant to the internet or the web, स्पेसिफिकली और द वेब. और यू कैन से कि जो इंटरनेट पे जितने भी सारे आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओके? सो दोज आर नथिंग बट दिस. सो इसको भी यहाँ पे भी आप काफ़ी सारे टाइम यहाँ पे जाके बिता सकते हो. सो वेयर यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, okay? Based on that you can generate the topic ideas, fine? So that's why here the correct answer is 4. Substantial student projects are largely modeled on the style of practitioner work, any previous student projects, only modeled on replication studies, the style of academic publications, okay? So students, the correct answer is 4 कि आपके एकेडमिक पब्लिकेशन की स्टाइल क्या है, ओके? इसके आधार पर आप सब्सटैंशियल स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स को मॉडल कर सकते हो, ओके? व्हेन रीडिंग अ जर्नल आर्टिकल यू शुड डू व्हाट? जब भी आप जर्नल आर्टिकल को रीड करते हो देन उस समय आपको क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट देयर आइडियाज, आफ्टर ऑल दे आर पब्लिश्ड ऑथर्स. रीड इट एज अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग मोर इंफॉर्मेशन. अप्रोच इट with a questioning style. Use the same ideas for your project. So students, the correct answer is 3. Approach it with a questioning style. यानी कि जब भी आप किसी भी प्रकार का आर्टिकल हो, जैसे कि यहाँ पे जर्नल आर्टिकल बोला है, सो लेट अस सी एग्जांपल जर्नल आर्टिकल हो, सो जब भी आप उसको रीड करते हो देन यू शुड रीड इट विथ अ क्वेश्चनिंग स्टाइल. मतलब आप क्वेश्चन पूछो, खुद को पूछो क्वेश्चन कि यस, am I getting the answer for this question in this journal article or not? And that's why you are reading it, right? And that's why here the correct answer is 3rd. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything. And मैंने सब topics इस particular session में cover किए हैं, okay? And as well मैंने आप सभी को 50 MCQs in this session I have covered. So if you have any doubts from 1 to 50 MCQs, you can ask me in the comment section.